मिनटों में आप लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और अब सवाल यही है कि ये मंदी की आहट तो नहीं है, हर जगह त्राहिमाम है। भारतीय बाजार को ऐतिहासिक झटका लगा है, जनता के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। मंदी की कहीं ये आहट तो नहीं है। और क्या ये महाशय यानी ट्रम्प साहब दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए हैं? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए भारतीय बाजार में मिनटों में कैसे डूब गए करोड़ों रुपए और कैसे विपक्ष ने सरकार को भी अब घेर लिया है। दूसरा है दुनिया के बाजारों में मचे कोहराम के पीछे बड़े कारण क्या है। तीसरा है क्या 1929 में जो रिसेशन आया था, जो मंदी आई थी, क्या वैसी ही तबाही अभी आने वाली है? और देखिए संकेत मैं आपको बताऊंगी और कंपेयर करूंगी वो वाला दौर और अभी क्या चल रहा है। चौथा है आप लोगों की जेब पर लगेगा तगड़ा झटका, आप तैयार हो जाइए और सोच लीजिए इतिहास में क्या हुआ है। पांचवा है खौफनाक हालातों से कैसे निपटेंगे बड़े देश। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये देखिए, ये खबर देखिए कैसे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, 2024 लोकसभा डिबैकल के बाद सबसे खराब हालत में रहा है मार्केट और 10 महीनों में इतना ज्यादा गिर गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आप पर कैसे असर पड़ेगा, लेकिन आप देखिए विपक्ष कैसे मोदी पर हमला कर रहा है। राहुल गांधी लिखते हैं ट्रंप हैज ब्लोन द लिड ऑफ द इल्यूजन, यानी जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर का ऐलान करके और जो टैरिफ की घोषणा की है, अब जो ये असलियत है ना वो काटने को आ रही है। मोदी इज नोवेयर टू बी सीन, यानी मोदी जी कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। अब भारत को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। खड़गे जी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में 41% की गिरावट आई है और इसी के बीच कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए सरकार में। तो देखिए विपक्ष तो हाथ मुंह धो लेकर एकदम पड़ गया है मोदी सरकार के पीछे। अखिलेश यादव लिखते हैं आज शेयर बाजार में एक दिन में ही लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। भारतीय व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए महामंदी का एक इशारा है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं भाजपा सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी हैं। जनता भूले नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए शेयर में पैसा लगाने के लिए अवैधानिक तरीके से आम जनता को बहकाया फुसलाया था। शेयर की हर खरीद फरोख्त में पैसा कमाने वाले हृदयहीन बिचौलियों के दिल में निवेशकों के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। हमने पहले भी आगाह किया था, आज फिर कर रहे हैं कि आम निवेशक, खास तौर पर मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास जो है, युवा वर्ग है यानी यूथ जो है, वो दिखावटी लालच का शिकार ना हो, धैर्य रखें और अपनी मेहनत की कमाई का ध्यान दें। ये अखिलेश यादव लिखते हैं। और देखिए कैसे सुप्रिया सुनेत भी लिख रही है कैसे धड़ 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 करके गिर रहा है स्टॉक मार्केट। 2020 में कोविड के बाद आज सबसे नीचे लेवल पर खुला है मार्केट। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। ये अभी की हालत चल रही है। और ये देख लीजिए एक साल का मैंने पूरा आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। आप सेंसेक्स देखिए कैसे वहां से देखिए ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और कैसे आज नीचे आके क्रैश हो गया। ये सेंसेक्स की हालत है, एक ईयर का ये ग्राफ है। फिर देखिए निफ्टी की हालत देख लीजिए कैसे वहां से शुरू होकर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और आज ये नीचे एकदम लाल है एक साल में। और अब इसके पीछे के कारण हमको जानने हैं, लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो गया। ऐलान ये हो गए हैं कि रसोई गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं। और अब विपक्ष ने इस पर भी घेर लिया है। हम कह रहे हैं कि शेयर मार्केट, हम कह रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, हम कह रहे हैं ट्रंप। तो देखिए आपकी पॉकेट पर कैसा असर पड़ रहा है। भाई 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है एलपीजी गैस सिलेंडर में। और अब और खुद हरदीप पुरी ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस ने कहा आज कच्चा तेल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कहा मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करके इसका फायदा आपको देना चाहिए था, पर बजाय ऐसा करने के मोदी सरकार तो खुद वसूली में लग गई है। पेट्रोल डीजल का जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2 रुपए बढ़ा दी गई है। तो देखिए इस वक्त देश में ये माहौल चल रहा है। लेकिन अब जो हमारा सवाल था कि क्या ये मंदी की आहट है, क्या ये महामंदी की आहट है, अब पहले जानिए कि 1929 में हुआ क्या था और मंदी कैसे थी। तो देखिए 29 अक्टूबर 1929 का दिन था। 96 साल पहले, आज से 96 साल पहले उस काले मंगलवार की कहानी मैं आपको बताने वाली हूं और गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो हालात उस वक्त बने थे वो कहीं वापस ना बन जाए। बेरोजगारी दर उस वक्त, अब हम पहुंच गए हैं 1929 में कि भाई इस काले मंगलवार को हुआ क्या था। बेरोजगारी दर 4% थी, यानी आप देख लीजिए कि कैसे
आराम से बातें चल रही थी। अमेरिका सबसे अपने अच्छी हालत में था, जैज का चलन था, शॉपिंग करते थे, प्रॉपर्टी बेचते करते थे, मिडिल क्लास जो था वो बहुत मस्त था, क्रेडिट से शॉपिंग होती थी, लोन लेकर। सोचिए कि जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज है वो तो है, जो रिच लोग हैं वो तो हैं, लेकिन कुछ लोगों ने लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। चाहे फिर आप वो एकदम जो है नीचे तबके के भी लोग ले लीजिए। अब उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? हर्बर्ट हूवर। फिर हुआ क्या? अचानक शेयर बाजार टूट गया, कारोबार बंद हो गए, बैंक तबाह हो गए, करोड़पति बर्बाद हो गए। सोचो, करोड़पति बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो उनका क्या हाल हुआ होगा? आम नागरिक सड़क पर आ गए, नौकरी चली गई, घर सबने घर खो दिया, खाने के लाले पड़ गए थे। 4 में से 1 अमेरिकी बेरोजगार हो गया। पूरी दुनिया में ये जो रिसेशन है, ये जो मंदी है वो फैल गई। चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए, आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए। कुछ दिनों पहले मिले थे संकेत, लेकिन नजरअंदाज किया गया। जो ये काला मंगलवार आया था उसके कुछ दिनों पहले नजरअंदाज कर दिया गया था शेयर मार्केट में जो भी हो रहा था। और मैं आपको बता रही हूं, और अभी से आप खुद भी कंपेयर कर लीजिए, मैं खुद भी आपको कंपेयर करके बताऊंगी। मंगलवार को एक साथ 11.73% की गिरावट आ जाती है, लाखों डॉलर शून्य में विलीन हो जाते हैं। जिन्होंने पैसा लगा रखा था, भाई अमेरिका के लोग इतनी हाईफाई और इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन ट्यूसडे को सब बिगड़ जाता है। वॉल स्ट्रीट में बेचो बेचो चलता है कि अरे अपने शेयर बेचो, क्योंकि पता नहीं इतने सारे डॉलर नुकसान होता ही चला गया। इतना नुकसान हो गया, इमारत की तकबग आप देखिए 44th बिल्डिंग से 44th मंजिल से कूदकर एक महिला ने जान दे दी, क्योंकि उसके पैसे डूब गए थे। फिर तो आलम यह था कि कोई भी पेंट करने भी चढ़ता था ना अमेरिका की दीवारों पे, तो ये अफवाह उड़ा दी जाती थी कि भाई कहीं सुसाइड तो नहीं कर रहा है। एक झटके में 11,000 बैंक बंद हो गए। 4 साल का आंकड़ा है ये, और 2 साल में 2,000 बैंक कंगाल हो गए। और आपको भी पता है आपका बैंकों में कितना सारा पैसा है। लोग जो सारे थे वो उन बैंकों के साथ सारे जीरो हो गए। भाई बैंक में आपका पैसा है, लेकिन बैंक पे तो ताला लग गया, आप जा ही नहीं पा रहे हो, आपके पैसे अटक गए। अब अगर आपने बैंक के शेयर में कुछ निवेश कर लिया था वो भी जीरो हो गया। लोन लेकर शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को झटका। एक तो जिनके खुद के पैसे थे चलो वो डूब गए, लेकिन जिन्होंने लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया था अब वो पूरे जीरो हो गए। तो अब वो क्या करेंगे? खाना खाने के पैसे नहीं थे, फ्री खाने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी अमेरिका में। सोचिए, एक वक्त पर इतना खुशहाल सब कुछ चल रहा था और एक दिन में 80 से ज्यादा हजार भोजन निःशुल्क दिए जा रहे थे। सरकार को ये सब कुछ करना पड़ा था। लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए थे। लोग जो प्रॉपर्टीज इधर से उधर खरीद रहे थे, मिडिल क्लास भी कभी कुछ खरीद रहा था कभी कुछ, वो सब बेघर हो गए। यूरोप एशिया में भी तबाही हुई थी और भारत में भी इसका असर देखने को मिला था। बेरोजगारी दर 33% हो गई थी। सोचिए कितनी ज्यादा। 10 सालों में उत्पादन में 45% की भारी गिरावट आई थी। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, यानी वो दौर ऐसा था जो 10 साल लग गए उससे उभरने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूँ, यूएस इकोनॉमी अपना सबसे बेहतरीन वक्त देख रही थी। उसके बाद देखिए, नॉट जस्ट द रिच, एवरीवन, इवन शू शाइनर्स, टैक्सी ड्राइवर ने भी शेयर मार्केट में, उनको नॉलेज ही नहीं थी। उन्होंने तो लोन लेकर, भाई सबको मुनाफा हो रहा था तो उन्होंने भी लगा दिया। और इस वक्त की अभी यही बात हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, पूरा फॉल आउट था। 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी यूएस में। जर्मनी, ब्रिटेन, इंडिया, इन सब पर असर हुआ था। सूप किचन, ब्रेड लाइन्स, हूवर लाइन्स, मतलब आप देखिए कि हालात इतने बिगड़ गए थे, 10 सालों तक उससे उभर ही नहीं पाया यूएस। और उसके बाद फिर देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उसके बाद यूएस अपने हालातों से उभर पाया। लेकिन ये हुआ क्यों? वाइल्ड स्पेकुलेशन, स्टॉक बबल, बैंकिंग रेगुलेशन नहीं था, हाई कंज्यूमर डेट था, यानी बहुत ज़्यादा कर्जा था, ओवर प्रोडक्शन था, फॉलिंग प्राइजेस थी, हवा बना रखा था शेयर मार्केट का। और अगर मैं आपको बता देती हूँ उस दौर को, और अगर इस दौर को मैं कंपेयर कर देती हूँ, 1929 में क्या हुआ था कि बिना स्टॉक मार्केट को समझे हुए सबने लगा दिया पैसा उसके बाद। और देखिए क्या हुआ, लोगों ने तो बोरो किया था 90%, यानी स्टॉक प्राइस को इन्वेस्ट करने के लिए। और अभी क्या बबल है? अभी एआई का बबल है, अभी बिग टेक का बबल है, अभी क्रिप्टो का बबल है, अभी मीम स्टॉक्स का बबल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर गेन्स के लिए शेकी फंडामेंटल्स, यानी फंडामेंटल्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो देखिए फॉल आउट हो सकता है। ये एआई बबल, ये टेक्नो, ये क्रिप्टो, ये बिग टेक, ये कुछ भी, ये सब कुछ बहुत जल्दी भी टूट सकता है। हम सबको बहुत संभल के चलना होगा। सेंट्रल बैंक ने मिस्टेक की थी भाई, जो फेड है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी थी। और अभी भी क्या हो रहा है, आरबीआई और फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है ताकि ये जो
ये जो इन्फ्लेशन है पोस्ट कोविड, उससे हम निपट सकें। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उल्टा हम पर ही आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, लोन्स ज़्यादा बढ़ गए, ईएमआई बढ़ गई, स्टार्टअप जो है वो बढ़ने नहीं लगे, क्रैक्स आ गए रियल स्टेट और क्रेडिट मार्केट्स में। और आपको पता है अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कितना ज़्यादा मार्केट से पैसा हटा रहे हैं। और अभी चीन बड़े मज़े में है, चीन जो है वो बहुत मज़े में है। और इन सब की अभी आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में एक टेंशन चल रही है और जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट हिल गया है। फिर देखिए बैंक फ्रेजाइलिटी, मास फेलियर्स हुए, ये जो जितने भी बैंक फेल हुए थे, डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लीजिए। और 2023 का तो आपको मामला पता ही है, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया था। ये जो यूएस हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट बैंक देखिए वो गिर गया था। इंडिया का जो येस बैंक है, पीएमसी बैंक है, इन सब का भी आपको पूरा केस पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये शेयर मार्केट से कितना कुछ होता है आज मैं आपको वही बता रही हूँ। और देखिए ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आया, जर्मनी में डिफॉल्टेड हो गया, ब्रिटेन डीवैल्यूड हो गया, इंडिया को ट्रेड शॉक्स लगे। और अभी क्या है, अभी भी तो दुनिया हाइपर कनेक्टेड है ना। 1929 में ही हुआ था, तो अभी देखिए चाइना स्लो डाउन इज हर्टिंग ग्लोबल ट्रेड। रशिया यूक्रेन वॉर ने फूड प्राइजेस और ऑयल प्राइजेस को आसमान पहुंचा दिया है। यूएस चाइना की टेंशन चल रही है, क्लाइमेट डिजास्टर हो रहे हैं और वो ट्रम्प बैठे बैठे रोज नया ऐलान कर देते हैं, टैरिफ लगा दिए हैं। पूरा आपने सिस्टम, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आपने एक बार फिर से गड़बड़ा दिया है। और अब आगे क्या होगा, कहीं हमें रिसेशन तो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि चीख चीख के ये संकेत आपके सामने हैं। अब देखिए सोशल इनइक्वालिटी, उस टाइम पे 1929 में जब ये मंदी आई थी, जब महामंदी आई थी, तो ये जो टॉप 1% लेयर होती है ना अमीरों की, उनके पास 40% वेल्थ थी और जो बाकी के लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे। और अभी क्या है, 10% जो ऊपर के रिचेस्ट हैं उनके पास दुनिया की 75% वेल्थ है और बाकी के लोगों के पास, बाकी के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी के लोग, अगर आप इंडिया की बात कर लेते हैं, कोविड के बाद भी जो हमको झटका लगा है, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ में, चाहे रूरल में, चाहे महंगाई ले लीजिए, तो देखिए कहा जाता है ना, कभी भी अगर रिवोल्ट्स होते हैं तो ये सिर्फ पिच फॉक्स के जरिए नहीं होते हैं, बैलेट बॉक्सेस, सोशल अनरेस्ट, डिजिटल डिसेंट। और अब तो हमारे पास डिजिटल भी पावर है, अब तो हमारे पास एआई की पावर है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब मंदी की भी बात कर लेते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 1939 के बीच, और आप देखिए स्टॉक मार्केट गिर गए थे, बैंक तबाह हो गए थे। जर्मनी, यूके, इंडिया, लैटिन अमेरिका, ये सब स्टॉक मार्केट बबल के कारण, ओवर प्रोडक्शन के कारण, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स के कारण ये सब कुछ हुआ था। फिर अगर हम दूसरे की बात करते हैं, देखिए बर्थ ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हिटलर भी जर्मनी में पावर में आ गया था और वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था। अगर आप दूसरे की बात करते हैं, ऑयल क्राइसिस, रिसेशन, जो कि 1973 से 1975 के बीच में चला, और मेनली इनका असर जो है वो यूएस, यूरोप, जापान में हुआ। ओपीएससी ने कह दिया था कि हम ऑयल नहीं देंगे। उसके बाद देखिए कैसे रिसेशन आया था, कैसे टेक इनोवेशन भी हुआ था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ था दुनिया को। फिर देखिए आपको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस याद होगी, 1997 से 1998 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब जगह पर आई थी। और क्या हुआ था, जैसे अभी के संकेत है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे, करेंसीज क्रैश हो रही थी। अभी आपको पता है रुपया और डॉलर के बीच में जो जंग है, रोज पॉइंट्स गिर जाता है रुपया, स्टॉक मार्केट्स टैंक हो गए थे, पॉवर्टी बढ़ गई थी। तो अभी फिर क्या हो रहा है, तो मैसिव जॉब लॉस हुआ था, नौकरी चली गई थी लोगों की। अभी आपको पता है ना अमेरिका में कितने लोगों को निकाला जा रहा है, मास ले ऑफ हो रहा है। इंडिया में भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको संकेत अभी पढ़ना चाहिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 से 2009, यूएस लेड हिट ग्लोबली, रिसेशन जब आया था, तो वही सारी चीजें, 30 मिलियन जॉब्स चले गए थे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, ग्लोबल जीडीपी गिर गई थी। इंडिया का जो ग्रोथ है वो 5% हो गया था 9% से। सोचिए इंडिया पे कितना फॉल आउट हुआ था। उसके बाद राइज ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हुआ था, बिटकॉइन आया। खैर ये सारी हिस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इतिहास के एग्जाम्पल हमको ले लेने चाहिए। कोविड-19 रिसेशन 2020, ये तो आपने खुद ने देखा हुआ है, आप उसमें रहे हुए हो, आपको पता है। लॉकडाउन, सप्लाई चेन, ट्रैवल कैसे मर गया, कैसे जीडीपी गिर गई, कैसे वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद से, कैसे हमारी इकोनॉमी, कैसे हमारा पैसा, कैसे हमारे कारोबार, कैसे हमारे लोग सब तबाह हो गए। और अब हम घूम के वापस अभी आ जाते हैं कि आप लोगों की जेब पर अब कैसे तगड़ा झटका लग सकता है। मैंने आपको इतिहास इसलिए बताया क्योंकि हर बार ये होता आया है, और अगर ये अभी बढ़ता है तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती है, और ऑलरेडी हो गई हैं भाई। 50 रुपए बढ़ा दिया है
खासकर पेट्रोल, खाने पीने का सामान, ईएमआई महंगी होने से पूरे आसार हैं, तो फिर आपकी जेब में क्या रह जाएगा? फिर तो आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे। अगर आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाता है तो लोन और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो आपके लिए स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेविंग पर कम और खर्च पर ज़्यादा असर होगा। मिडिल क्लास इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त कैसे हालात चल रहे हैं और आपको ये समझ लेना चाहिए। 1929 में भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 1929 में जो हुआ था वो अभी हो जाएगा, लेकिन उसके भूत के साथ हम खेल रहे हैं। वो जो संकेत हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो भी अभी हो रही है। ओवर वैल्यूड मार्केट हैं, रेट हाइक्स हैं, फ्रेजाइल बैंक्स हैं, जियो पॉलिटिक्स अभी शॉक में आई हुई है। गवर्नमेंट के पास अब तो और ज़्यादा बेहतर टूल है ना भाई। अब तो आपके पास स्टिमुलस पैकेजेस हैं, आपके पास डिजिटल रेगुलेशन है, आपके पास फास्टर रिस्पॉन्स है। लेकिन फिर भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी रहता है ना, वो सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं हो सकती। गलत है। आप सोचिए कि डेट कभी, जितना भी ये कर्ज है वो कभी इट वोंट मैटर, ये गलत है। थिंकिंग इनइक्वालिटी वोंट बाइट, ये भी गलत है। अभी जो हो रहा है, और ट्रंप ने देखिए जब से गद्दी संभाली है उसके बाद से मार्केट का हाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चाहे आप ले लीजिए, जितने भी मार्केट ले लीजिए, चाहे आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिर्फ हम लोग नहीं, सिर्फ भारतीय मार्केट नहीं, जितने भी आप उठा के ले लीजिए सब नीचे हैं। देखिए ट्रंप ने हालांकि डिसमिस कर दिया कि समटाइम्स यू हैव टू टेक मेडिसिन टू फिक्स समथिंग। ट्रंप साहब कह रहे हैं, अब आपको पता है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आपका ये यूरोप ले लीजिए, यूके ले लीजिए, हर जगह शेयर मार्केट लाल। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जो मैंने टैरिफ का ऐलान किया है, भाई अब कुछ ठीक करने के लिए दवा तो देनी पड़ती है और दवा तो कड़वी होती है, ये ट्रंप का कहना है। और इन्होंने कहा है कि हम अपने टेक से पीछे नहीं हटने वाले हैं और बाद में अमेरिका की जनता को रियलाइज होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका की जनता इस वक्त सड़कों पर है। 6 लाख से ज़्यादा, मैंने अभी आपको कल शो करके बताया है, 6 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आते हैं और कहते हैं कि ट्रंप हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए सवाल ये आता है, हम क्योंकि भारतीय हैं तो भारत की बात कर लेते हैं, कि हमारी जीडीपी का क्या इसमें कोई उम्मीद है भारत के लिए? गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत जो है वो अपने सबसे बुरे दौर से निकल चुका है। तो जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था हमारे लिए, उससे हम निकल गए हैं और हो सकता है कि जो हमारी ग्रोथ है, ये जो टैरिफ वॉर है ट्रंप की, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़े। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इंडिया अभी भी 6.3% से 6.8% ग्रोथ प्रोजेक्शन 2025-26 का लगाया जा रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल के नीचे रहती हैं तो अब देखिए हम पे इसका असर पड़ेगा। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप हमारे बड़े सेक्टर्स ले लीजिए, उस पर असर पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ वॉर का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि हम मंदी के करीब चले जाएं। अगर आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो एक्सपोर्ट पे कम है। हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, वो हमारे को लोअर इन्फ्लेशन कह लीजिए, अभी इनकम टैक्स में भी बदलाव हुए हैं। तो अगर हम बाकी की एशियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। जैसे चाइना की बात ले लीजिए, चाइना का पूरा मार्केट, क्योंकि वो इतना सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका पूरा जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। लेकिन हमारा इतना नहीं है। हम लोग डोमेस्टिक डिमांड, यानी जो हमारे घरेलू डिमांड है, उनके ऊपर चलते हैं। अच्छा, अगर आप ये भी देखते हैं कि ये जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, उससे भारत को किसी तरीके से फ़ायदा भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आपने इतना लंबा पार्ट पढ़ा दिया मंदी का, अब कैसे फ़ायदा हो सकता है? बात यह है कि इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया गया। अभी मैं सिर्फ अमेरिका और भारत की बात कर रही हूँ। 26% हमारे पे लगाया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे एशियन कंट्रीज़ को देखते हैं, चाहे फिर वो चाइना हो गया, 34% लगाया गया है, ताइवान हो गया 32%, बांग्लादेश पे 37%, वियतनाम पे 46%, थाईलैंड पे 37%। भाई इन पे इतना ज़्यादा लगाया गया है। पाकिस्तान का भी हमसे ज़्यादा लगाया गया है। तो एशियन कंट्रीज़ में हम पे सबसे कम लगाया गया है। तो हो सकता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में इन सबसे सस्ते हों और हमारे पे ज़्यादा असर ना पड़े, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन देखिए खौफनाक हालातों से कैसे निपटेंगे बड़े देश। एक फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, द वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन टू ट्रेड विदाउट द यूएस। अगर अमेरिका अपनी ऐसे ही मनमानी करता रहेगा तो यूरोप, इंडिया, चाइना, ये सब मिलकर इसको अलग कर देंगे। ये लोग अपना एक ट्रेड सेंटर बना लेंगे और उसके बाद ये होगा कि यूएस के बिना ही ट्रेड होंगे। अगर ये अपनी ऐसी ही चीज़ें, वैसे तो यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ ऐसा करना बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है।
कि हम लोग दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स करके इस पूरी मुश्किल से निकल जाएं और ट्रंप को अकेला थकेला लगे। लेकिन ऐसा देखिए, बहुत अगर हम कहें कि यूएस में जब भी कुछ होता है, कुछ पॉलिसी चेंज, और अभी की बात नहीं है, ये हिस्ट्री उठा के ले लीजिए जो आज मैंने आपको बताया, यूएस में कुछ होता है पूरी दुनिया उसका खामियाजा भुगतती है, आप और हम भुगतते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी।